स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम आपसे रूबरू होते हैं और अपना जो फिजिक्स का सिलेबस है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों को भी कोऑपरेशन मिल रहा है, आप लोगों को भी साथ उसी तरह से मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है ये सब देख के। चलिए बच्चों, तो प्रीवियस जो आपका लेक्चर था उसमें हमने थर्मल फिजिक्स स्टार्ट कर दी थी और 2 लेक्चर हमारे हो गए थे। पहले में हमने टेम्परेचर और हीट यानी ताप और ऊष्मा के बारे में अध्ययन कर लिया था और दूसरा जो था उसमें हमने देखा था आदर्श गैस क्या होती है और उसके समीकरणों के बारे में देखा था। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है और हमने देखा था बॉयल नियम क्या है, चार्ल्स नियम क्या है, गैलुसेक नियम क्या है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नियम फिर आएंगे जब मैं अणुगति सिद्धांत पढ़ाऊंगा। अभी के लिए जितना जरूरी था और आपके सिलेबस के हिसाब से वो सब जो है ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो ऐसे ही आप जो हैं प्रीवियस पार्ट को अच्छे से देखें, उनको एनालाइज करें, उनसे रिलेटेड सवालों को लगाएं। कोई डाउट क्वेरीज हैं तो आप जो है हमें आराम से टेक्स्ट का आपके पास ऑप्शन है मैसेज का, तो वहाँ से आप करके बता सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। द्रव्य के तापीय गुण पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे तापीय प्रसार के बारे में, रैखिक प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अबाउट सम इंसिडेंट ऑफ नेचर रिलेटेड टू थर्मल एक्सपेंशन। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले इस दुनिया में, इस वातावरण में हम तापीय प्रसार के कौन से उदाहरण देखते हैं उसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि जब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो उनको पढ़ने का एक अलग ही जो है अंदाज बदल जाता है और एक मज़ा आता है पढ़ने का। तो हमने देखा होगा कि जो खंभे होते हैं उनकी जो तारें बंधी हुई होती हैं वो पूरी टाइट नहीं बंध के थोड़ी ढीली बांध देते हैं हम लोग, है ना। हम लोग मतलब जो बांधते हैं वो क्यों, आपने कभी उसके बारे में रीजन देखा? या रेलवे की जो पटरियाँ हैं वो इस तरह से बना दी जाती है, इस तरह से, थोड़ी बीच में जगह, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बीच में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी जगह जो है हम पटरियों के दे देते हैं। खंबे की जो तारें होती हैं उनको टाइट न बांधते हुए थोड़ा सा ढीला बांध दिया जाता है। कई बार बॉटल वगैरह का ढक्कन नहीं खुल रहा होता है, उसको गर्म पानी में डाल देते हैं, थोड़ी देर में क्या होता है कि वो ढक्कन खुल जाता है। थर्मोमीटर में जो पारा होता है वो ऊपर क्यों चढ़ जाता है टेम्परेचर को पाके, ऐसा क्यों होता है? इन सब के बारे में जो है हम लोग देखेंगे। चलिए, ये सब के पीछे रीजन क्या है? तापीय प्रसार है। अब देखते हैं। चलिए, पिछला वाला जो थोड़ा बहुत बच गया था उसको भी कवर करवाऊंगा। एक बार स्क्रीन पे आता हूं मैं। चलिए, अगर मैं कहूं कि खंबे के तार जो है बिल्कुल टाइट बांध दिए हैं यहां पर, तो क्या होगा? सर्दियों में तार सिकुड़ेंगे और गर्मियों में तार फैलेंगे, ये होगा। तो अगर गर्मियों में तार फैलेंगे, ऐसे लंबे होंगे, लेकिन यहाँ पर इतने टाइट बंधे हुए हैं कि फैलने के लिए क्या होगा, इस तरह से खींचेंगे तो टूट जाएंगे, या सिकुड़ेंगे तो भी टूटने का चांसेज रह सकता है। इस तरह से है बिल्कुल। अब सिकुड़ेंगे, ऐसे सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, स्पेस तो है नहीं, तो खींचेंगे और खींचेंगे तो टूटने का चांसेज रह सकता है। समझ गए? जैसे ही सर्दियां आएगी, सिकुड़ेंगे तार और सिकुड़ेंगे, अगर टाइट होंगे तो टूट जाएंगे। रेलवे की पटरियां हैं भाई साहब, इस तरह से स्पेस दे रखा है। अब गर्मियों में मान लेते हैं थोड़ी बहुत पटरी जो है उसमें फैल गई है, गर्मी होने की वजह से लोहा थोड़ा सा बढ़ गया है, तो इनके बीच में स्पेस है, देखो यहाँ पर, ये कवर हो जाएगा ऐसे। वरना अगर ऐसे कर दोगे, सीधी बना दोगे, तो जैसे ही ये थोड़ा बहुत बढ़ेगा ये पटड़ी ऐसे हो जाएगी। समझ गए? इसलिए वो स्पेस रखा जाता है। प्रसार होता है गर्मी पाके, ये हीट जो होती है उसकी वजह से, ऊष्मा की वजह से। उस प्रसार के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। ढक्कन में भी क्या होता है, बहुत टाइट हो जाता है लेकिन काफी देर तक गर्म पानी में रहता है, थोड़ा सा ढीला हो जाता है, उसमें प्रसार हो जाता है और आराम से वो खुल जाता है। पारे में क्या होता है, जैसे ही गर्मी वो जो उसको हीट होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान की वजह से उसके आयतन में प्रसार होता है और उसका आयतन ऊपर चढ़ जाता है और हमें जो है
तापमापी का वो जो पाठ्यांक है वो पता लग जाता है, या फिर हमें पता चल जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा है या कम हुआ है। चलिए साहब, इससे पहले मैं जो प्रीवियस अपना एक बच गया था परम शून्य ताप, वो क्या था? तो गैलुसैक में हमने देखा था कि दाब जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। गैलुसैक साहब ने जी ये बोला था कि दाब जो होता है वो ताप के समानुपाती होता है। तो उनका जो ग्राफ बनता है, एक्चुअल ग्राफ बनता है ना, वो P इस तरह से प्रोपोर्शनल टू था T, तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि P 0 है तो T 0, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब देखा गया गैसेज का, अलग अलग गैसेज पे स्टडी की हुई, तो देखिए गैस E, गैस B और गैस C इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए ये 0 है, यानी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर T तो 0 हो गया, पर P 0 नहीं हुआ है, P अभी भी इतना है। तो P 0 करने के लिए इसको पीछे बढ़ाया 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 बढ़ाया, यहाँ चले गए भाई साहब। तो यहाँ पर टेम्परेचर जब -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन, 273.15 माइनस में मतलब 0 केल्विन जब टेम्परेचर हुआ तब प्रेशर यहाँ पर 0 हो गया। कहने का मतलब इतना पीछे अपने को आना पड़ेगा। इस परम शून्य ताप पर क्या हो जाता है, प्रेशर 0 हो जाता है। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है परम शून्य ताप क्या होता है, तो -273.15 जो होता है वो परम शून्य ताप होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तापीय प्रसार। तापीय प्रसार किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन होने पर उसकी विमाओं में अंतर हो जाता है। किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन होने पर उसकी विमाओं में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, यानी उसकी विमाएं बदल जाती है। मैंने बताया ना, तार लंबा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, पटड़ियां इधर से उधर हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी। तो उसकी विमाओं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, विमाओं मतलब डायमेंशन। अब डायमेंशन का मतलब यहाँ पर वो नहीं है MLT वाला, डायमेंशन का मतलब यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से है। चलिए साहब, अंतर हो जाता है। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने अथवा उसकी विमाओं में वृद्धि होने को तापीय प्रसार कहते हैं। तापीय प्रसार मतलब थर्मल एक्सपेंशन। किसी भी वस्तु के ताप में अगर आप वृद्धि कर रहे हो तो उसकी विमाओं में भी होगी वृद्धि, और उसी वृद्धि को बोलते हैं तापीय प्रसार। तो आई होप तापीय प्रसार की डेफिनेशन सबको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। लंबाई में अगर प्रसार हो रहा है, लंबाई में प्रसार हो रहा है तो उसे रेखीय प्रसार कहते हैं। मान लेते हैं किसी की लंबाई मान लेते हैं L है और ताप बढ़ाया, अब उसकी लंबाई इतनी हो गई, यानी प्रसार इतना हो गया। मान लेते हैं कि डेल्टा L में प्रसार हो गया, तो अब इसकी टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी भाई साहब, इसकी हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, क्योंकि इतना प्रसार हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रेखीय प्रसार। एक रेखा के रूप में, रेखा के अनुदिश प्रसार हो रहा है। क्षेत्रफल में प्रसार, मान लेते हैं एक सीट है, ये सीट बैठने वाली नहीं है, परत है यहाँ पर, है ना, ये सीट है, इसका एरिया A है मान लेते हैं पहले। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मान लेते हैं इसका एरिया बढ़ गया, तो इसमें प्रसार कितना होगा, डेल्टा A। कितना प्रसार हो गया, डेल्टा A। एरिया है तो डेल्टा A, लंबाई है तो डेल्टा L। और अगर आयतन है, मान लेते हैं आयतन के लिए 3D, इस तरह से ये घन आपके पास है। अब इसमें जैसे ही मैंने तापमान बढ़ाया, ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसमें परिवर्तन क्या हो गया, डेल्टा V। तो आयतन में प्रसार हो रहा है तो आयतन प्रसार, क्षेत्रफल में हो रहा तो क्षेत्र प्रसार, और लंबाई में हो रहा तो रेखीय प्रसार। जैसा नाम वैसा काम, कोई खास नहीं है। पूछ ले तो पता होना चाहिए। वैसे ये डेफिनेशन कोई पूछने वाला नहीं है, और मेरा फर्ज है आपको बताने का, तो मैंने ऑलरेडी बता दी। अब यहाँ बात आती है रेखीय प्रसार। अब यहाँ से सवाल बनते हैं, चाहे कंपटीशन हो, चाहे वो बोर्ड हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, BSc वगैरह में भी आप जाओगे तो ये चीज़ें तो बार बार बेसिक है, बार बार काम आने वाली है। चलिए देखिए, तो रेखीय प्रसार के बारे में। अब यहाँ पर माना एक छड़, कॉपी में लिखते रहना, ये इस नोट्स के भरोसे कम रहा करो, है ना,
कि कोई ना बाद में डाउनलोड कर लूंगा, बाद में, अरे बाद में कर लेना ना, वो ऐप से कहीं नहीं जा रहे, वो ऐप में पड़े हैं। पर तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि जब बैठो तो क्लासरूम की पूरी फील आनी चाहिए कि एक पेन रखा हुआ है, कॉपी रखी हुई है, स्केल रखी हुई है, शानदार से एकदम टेबल पे बैठे हुए हैं और पेन से हर एक चीज़ नोट कर रहे हैं जो सर बोल रहे हैं, ताकि अपने नोट्स खुद बनाओ, अपनी लैंग्वेज में बनाओ, ताकि एग्जाम के टाइम पे जब पढ़ो तो खुद के बनाए हुए नोट्स को समझना बहुत ईजी रहता है। माना एक छड़ जिसकी लंबाई एल है, क्या है, एल है, तथा अब ये देखो मैं बार बार ये चीज लिखने वाला हूं, आगे आधी हो जानी चाहिए आज पूरे सेशन में, तथा तापमान T है। अब यदि उसके तापमान, इसके तापमान में डेल्टा T की वृद्धि की जाए, डेल्टा T की वृद्धि की जाए तो हम देखते हैं छड़ की लंबाई में डेल्टा एल की, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, हमेशा ध्यान रखना, परिवर्तन, डेल्टा एल की वृद्धि हो जाती है। ठीक है साहब, हो जाती है। अब अगर डेल्टा टी कम करोगे तो डेल्टा एल की कमी हो जाएगी, उसमें खास देखना नहीं है। यहाँ पर मैं वृद्धि कर रहा हूँ तो लगभग सारे जो है वो टेम्परेचर को पाके वृद्धि होती है ना, जनरल बात ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई ये जो डेल्टा एल है ना, ये समानुपाती है किसके, एल के। पहला तो मतलब जितनी ज़्यादा लंबाई है ना उस हिसाब से इसकी लंबाई भी बढ़ रही है। दूसरा हमने देखा कि जो डेल्टा एल है ना ये समानुपाती है डेल्टा टी के, यानी जितना मैं टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, टेम्परेचर में परिवर्तन डेल्टा टी कर रहा हूँ, यानी मान लो 50 है, 50 से 70 कर रहा हूँ तो मान लेते हैं कि 2 सेंटीमीटर बढ़ रही है, लेकिन 50 से 500 कर रहा हूँ तो मान लेते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कहने का मतलब एक समझिए 2 सेंटीमीटर कभी नहीं बढ़ सकती इतने में, पर एक एग्जाम्पल के लिए 500 कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा, यानी डेल्टा टी जितना ज़्यादा, परिवर्तन जितना ज़्यादा है उतनी ज़्यादा बढ़ रही। अगर इन दोनों को एक साथ लिख दूँ यहाँ पर तो भाई साहब आता है डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होता है एल डेल्टा टी के। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब सर प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह जब भी हटता है, प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह जब भी हटता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको कॉपी में लिखना, आप भी ऐसे नहीं साइड में चले जाओ क्योंकि यहाँ नीचे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी है समानुपाती जब भी हटता है कांस्टेंट आता है, यहाँ पर वो कांस्टेंट आता है डेल्टा एल बराबर अल्फा एल डेल्टा टी, या फिर कई बार सिर्फ अल्फा ही लिखा मिल सकता है, अल्फा एल, देखिए एल डेल्टा टी। क्या हो गया, क्यों नहीं मान रहा ये पेन? चलिए साहब अब मान गया, ये हो गया। तो डेल्टा एल यानी चेंज कितना हुआ, अल्फा, अल्फा यहां पर क्या है ये ध्यान रहना, अल्फा है, कॉपी में लिखना, रेखीय प्रसार गुणांक। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं यहां पर लिखूं डेल्टा एल बट्टे एल बराबर होता है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फोटो के नीचे, डायग्राम भी बना हुआ है। पहले लंबाई कितनी है, एल है, बाद में कितनी है, डेल्टा एल। तो इस फोटो में भी थोड़ा चेंज करना है, क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले लंबाई एल है, टेम्परेचर टी है, बाद में लंबाई कितनी हो जाएगी, डेल्टा एल चेंज हो जाएगा, अब टेम्परेचर कितना है, टी प्लस डेल्टा टी, यानी इतना चेंज हुआ है। तो अब टेम्परेचर ये हो गया है, पहले टी था, अब लंबाई ये तो एल तो रही है, उसके साथ डेल्टा एल और चेंज हो जाए, यानी यहाँ से यहाँ तक एल तो है ही और डेल्टा एल और बढ़ गई यहाँ पर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि डेल्टा एल अपॉन एल होता है अल्फा एल डेल्टा टी। तो यहाँ से आपको अल्फा दे दे, प्रारंभिक लंबाई दे दे और तापमान में परिवर्तन दे दे तो कितनी लंबाई बढ़ी है ये निकाल सकते हो। अल्फा आपको दे देगा, ये लंबाई दे देगा कि कितनी लंबाई की, और टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ वो भी दे देगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। चलिए साहब नेक्स्ट, ये अल्फा की कुछ वैल्यू है जो 10 की घात -5 केल्विन इनवर्स। अब अल्फा का मात्रक यहाँ पे देख लीजिए, अल्फा एल
का अगर मात्रक निकालना है, पेन को ब्लैक कर देते हैं और उसको वाइट, क्योंकि आंखों पे जोर पड़ेगा वरना आपके। चलिए अल्फा का मात्रक, तो देखिए हमारे पास क्या आया था, डेल्टा एल बराबर आया था अल्फा एल इंटू एल इंटू डेल्टा टी, यानी अपने पास आया था अल्फा एल, यानी अल्फा एल का मात्रक निकालना है तो अल्फा एल को साइड में रखो, इधर लिखो डेल्टा एल, ये एल को डिवाइड में ले आए और डेल्टा टी को भी डिवाइड में ले आए। ये लंबाई है, ये लंबाई है, देख लेना लंबाई से लंबाई कट जाता है तो कोई मतलब रहेगा नहीं। ये है तापमान, तापमान में चेंज क्या है, तापमान ही रहेगा, तापमान में से तापमान जाएगा, तापमान में तापमान जुड़ेगा तो आएगा तो तापमान ही, तापमान के लिए होता है केल्विन, तो 1/केल्विन हो जाएगा। इसका मीटर आएगा लंबाई का, इधर मीटर ये कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से 1/केल्विन और उसको लिख सकता हूँ केल्विन इनवर्स। तो क्या मात्रक होता है, केल्विन इनवर्स मात्रक होता है 10 की घात -5 में। अब इन मान को समझिए, आपकी बुक में दे रखे हैं कि एल्यूमिनियम का होता है 2.5, तो अगर मैं इसी फॉर्मूले में लगाऊं कि सबकी लंबाई बराबर ले लूं, मान लेते हैं 5 मीटर, सब में तापमान 20 डिग्री की बढ़ोतरी कर दूं, तो अब कौन ज्यादा बढ़ेगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी लंबाई में परिवर्तन ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो अब जिसका अल्फा ज्यादा उसके लंबाई में परिवर्तन ज्यादा। तो एल्यूमिनियम, पीतल, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, कांच और ये लेड, इनको आप अगर देख रहे हो तो अगर ज्यादा गर्म करो तो सबसे ज्यादा कौन होता है, गिल्टी वाला एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या होता है, सबसे ज्यादा उसकी चेंज हो जाती है डायमेंशन, क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है। यही है कि एल्यूमिनियम के बर्तन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं तो कई दिनों बाद उनका शेप जो है बिगड़ जाता है, क्योंकि उनमें प्रसार होने लग जाता है। पीतल का उससे कम है, लोहे का उसका कम है, कांच का सबसे कम है। देखो कांच में और इसमें कितना फर्क है, लगभग ये 0.3 और ये 25, तो 8 ये 24, लगभग 8 गुना फर्क है। समझ में आ गई चीज। तो सबसे ज्यादा प्रसार किसमें होगा, एग्जाम में देखो ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा कि 4 जो है आपके सामने पदार्थ रखे हुए हैं, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कांच है और चांदी है। बताइए सबसे ज्यादा प्रसार किसमें होगा, सबसे कम प्रसार किसमें होगा। ऐसे लिख देंगे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इधर एल्यूमिनियम लिख दिया, अगले वाले में इधर कांच लिख दिया। तो आपको बताना चाहिए जिसका अल्फा ज्यादा उसका प्रसार ज्यादा, जिसका अल्फा कम उसका प्रसार कम। चलिए भाई साहब ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं फाइनल फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ जो हमने निकाला है। डेल्टा एल वो आया है अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, और अगर मुझे चाहिए अल्फा एल की वैल्यू तो ये वाली चीज, यहाँ से मुझे अल्फा एल दे देगा, लंबाई कितनी है वो दे देगा, जैसे 5 मीटर, टेम्परेचर में चेंज दे देगा और मैं बता सकूंगा कि लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ। चलिए साहब नेक्स्ट आते हैं क्षेत्र प्रसार या पृष्ठीय प्रसार भी बोला जाता है। जैसा कि नाम वैसा काम, बिल्कुल नाम नैन्सु का अंधा, ऐसी बात यहाँ बिल्कुल नहीं है, जैसा नाम है वही काम है बिल्कुल। यहाँ पर ये सीट है, छोटा जो बना हुआ है, सबसे पहले देखते हैं ये वाला रेड कलर, ये नीचे लगाया इतना सा था, इसका टेम्परेचर क्या था, T था। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी इतना प्रसार हो गया। अब टेम्परेचर देखा तो कितना हो गया है, T प्लस डेल्टा टी, और एरिया कितना हुआ है, एरिया डेल्टा ए हुआ है या फिर A प्लस डेल्टा ए हुआ है, तो एरिया टोटल एरिया A प्लस डेल्टा हुआ है। ए तो पहले ही था, डेल्टा ए बढ़ गया है। ठीक है, तो इसको मैं अलग बना के बता रहा हूँ, यहाँ पर हम अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको आदत हो जानी चाहिए जो मैंने अभी कहा था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फोटो बनाएंगे, एरिया ए है, तापमान T है, उसके बाद हम बनाएंगे ये वाली फोटो। हमारी मर्जी भाई साहब ऐसे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई साहब, क्योंकि अब एरिया A प्लस डेल्टा ए है, यानी चेंज कितना है डेल्टा ए का, और तापमान बढ़ा है T प्लस डेल्टा टी। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, माना परत का क्षेत्रफल कितना है, माना परत का क्षेत्रफल A तथा तापमान, वहां पर क्षेत्रफल था, वहां पे लंबाई थी
तो लंबाई L और तापमान T, यहां पर क्षेत्रफल A तथा तापमान T है। अब यदि तापमान में डेल्टा T की वृद्धि करें तो क्षेत्रफल में डेल्टा A की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं वही वाली कि डेल्टा A समानुपाती होगा A के, इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा A समानुपाती होगा किसके, डेल्टा T के, यानी जितना टेम्परेचर के, दोनों को एक साथ लिखूंगा तो डेल्टा A समानुपाती होगा A डेल्टा T के, और यहां से लिख सकता हूं डेल्टा A बराबर हो जाएगा अल्फा B या अल्फा A, एरिया है ना, वहां पे L था तो उसके लिए अल्फा L, यहां पे अल्फा A डेल्टा T, अल्फा A डेल्टा T, वहां पे आया था अल्फा L डेल्टा T, वहां पर डेल्टा L था, यहाँ डेल्टा L। सिमिलर चीजें हैं तो माइंड में सेट रखो कि कैसे सिमिलरिटी से निकाला जाता। अब यहां से मुझे अगर निकालना है डेल्टा A बट्टे A, तो देखिए इस डेल्टा A में ये A का भाग दे दो, इधर क्या बच जाएगा, अल्फा A इंटू डेल्टा T। अब यहाँ पे 2 अल्फा 1 लिखा हुआ है अल्फा A की जगह, क्यों लिखा हुआ है वो भी आगे आने वाली स्लाइड में क्लियर हो जाएगा, अभी के लिए यही देखो। और यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिए अब आपको एरिया दे देगा, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ वो दे देगा, अल्फा A दे देगा, आराम से आप निकाल सकते हो डेल्टा A कि कितना चेंज हुआ है, और डेल्टा A अपॉन A निकालना है तो अल्फा इंटू डेल्टा T, वही वाली चीज है जो लंबाई में किया है, बस जहां जहां लंबाई आई वहां एरिया आ गया है, जहां जहां लंबाई वाला आया था अल्फा, वहां पे अब एरिया वाले के लिए अल्फा A आ गया है। अब थोड़ा और ध्यान से इसको देखिए, चलिए पहले ये भी कर लेते हैं आयतन वाला, फिर तीनों संबंध बाद में एक साथ डेराइव करा। तो आयतन प्रसार, अब देखो मेरे हिसाब से चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, अब मैं फटाफट लिख रहा हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि माना कि एक घन है, इसका तापमान T है और आयतन V है। अब मैंने इसका तापमान बढ़ा दिया है भाई साहब, तो जैसा कि देख रहा हूँ फोटो भी थोड़ा बड़ा ही बनाना है। अब मैंने इसका तापमान T प्लस डेल्टा T यानी इतना बढ़ा दिया है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है वो भी V प्लस डेल्टा V बढ़ गया है। वही चीज़ माना एक घन का आयतन V तथा तापमान T है, अब उसके तापमान में वही वाली चीज़ डेल्टा T वृद्धि करने पर, मैंने बोला ना आदत हो जाएगी, आप खुद लिख सकते हो, मेरे से पहले लिख लिया होगा कुछ बच्चों ने, तो आयतन में डेल्टा V की वृद्धि हो जाती है। ठीक है साहब, हो जाती है। अतः डेल्टा V किसके समानुपाती, V के, डेल्टा V किसके समानुपाती, डेल्टा T के, दोनों को एक साथ लिख दो, डेल्टा V समानुपाती किसके, V डेल्टा T के। अब ये हटा दोगे तो क्या लिख दोगे, नेक्स्ट में कर देता हूँ, डेल्टा V इक्वल्स हो जाएगा अल्फा V डेल्टा T, वहाँ पे अल्फा A अल्फा L वॉल्यूम है तो V डेल्टा V, कोई खास नहीं।
यहाँ पे सबकी यूनिट वही आएगी, अल्फा वी की यूनिट भी केल्विन इनवर्स से आएगी। कैसे, देख लीजिए, अल्फा वी की यूनिट निकाली तो अल्फा वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। ये वी बटे वी फिर कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा टी के लिए केल्विन इनवर्स। तो यूनिट तो हमेशा केल्विन इनवर्स से आ रही है भाई साहब। अब सिमिलरिटी क्या थी, जरा मुझे एक ग्रीन स्क्रीन अगर हो इसमें अवेलेबल देखता हूँ तो वहाँ पे बात करता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं वाइट पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। तीनों चीज़ें मेरे सामने आ गई थी, मैं एक साथ लिख देता हूँ। डेल्टा एल बट्टे एल आया था अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए बट्टे ए आया था अल्फा ए इंटू डेल्टा टी। और डेल्टा वी बट्टे वी अल्फा वी इंटू डेल्टा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ये रेखीय था। अब कई बुक में अल्फा एल को अल्फा, अल्फा ए को बीटा और अल्फा वी को गामा लिखा जाता है। यानी रेखीय प्रसार गुणांक को अल्फा से, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को बीटा से और आयतन प्रसार गुणांक को गामा से। बहुत सारी किताबों में लिखा मिलेगा, क्योंकि मैं अलग अलग किताबें देखता रहता हूँ तो नोटेशन भी मिल सकता है। इवन आप अगर कोई पुरानी बुक देखोगे अपनी सिलेबस की तो उसमें भी आपको अल्फा बीटा और गामा, राम श्याम सीता गीता प्रदीप मनीष कुछ भी हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है जो भी लिखा होगा ना उसके आगे चीज लिखी होगी। वहां पे अल्फा एल चाहे अल्फा लिखा हो, आगे लिखा होगा रेखीय प्रसार गुणांक, ए चाहे बीटा लिखा हुआ हो आपके क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, चाहे अल्फा वी चाहे गामा लिखा हो आपके उधर लिखा हुआ होगा आयतन प्रसार गुणांक। तो अल्फा बीटा गामा चाहे अल्फा एल अल्फा ए और अल्फा वी लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आयतन प्रसार गुणांक है, ये क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है और ये रेखीय प्रसार गुणांक। चलिए साहब, अब वहाँ पे 2 बीटा और 3 अल्फा का कुछ पंगा हुआ था, तो उसी को जरा देखते हैं यहाँ पर। तो इसको देखने के लिए यहाँ मैं सबसे पहले देखता हूँ कि यहाँ पर एक मेरे पास आयत है। क्या है? आयत, वर्ग है, वर्गाकार शीट है, वर्गाकार परत है। ठीक है साहब, जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई भी L है, वर्गाकार। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा साहब? सर क्षेत्रफल होगा इसका L स्क्वायर। ठीक है साहब, समझ आ गया। यानी A बराबर कितना हो जाएगा? L स्क्वायर। तो डेल्टा A बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा A या फिर DA, छोटा सा क्षेत्रफल में परिवर्तन, उसका कर दो डिफ्रेंशिएशन। L स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2L, लेकिन साथ में L है ना तो इसका हो जाएगा DL। L स्क्वायर का 2L, साथ में L है तो कितना हो जाएगा? DL। ठीक है, 2L DL इक्वल्स टू DA। अब चाहे डेल्टा L हो, इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, DL अपॉन L, DA अपॉन A। मैंने बताया था ना DL और डेल में क्या है? DA मतलब बहुत छोटा परिवर्तन, डेल मतलब बड़ा परिवर्तन, तो DV अपॉन V। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाली चीज यहां से क्लियर समझ आई। अब L डेल्टा L यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो, डेल्टा A आपके पास ये आ गया है और A आप लोगों के पास ये था, क्या था? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 बट्टे इक्वेशन 2, हिंदी मीडियम के लिए लिख देता हूँ, समीकरण 1 बट्टे समीकरण 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 बट्टे समीकरण 1, समीकरण 2 DA बट्टे A बराबर क्या है? 2L DL बट्टे L स्क्वायर। यहाँ से देखो एक L से L कट गया, DA बट्टे A, ये क्या होता है? DA बट्टे A क्या होता है? अल्फा A डेल्टा T होता है कि नहीं होता है? बराबर DL बट्टे L क्या होता है? अल्फा L, लेकिन साथ में 2 का मल्टीपल है, 2 अल्फा L डेल्टा T। यहाँ से ये कट गया, यानी अल्फा A बराबर 2 अल्फा L
इसीलिए वहाँ पर वो 2 अल्फा आ गया था। यहाँ से ऐसा भी लिख सकता है, अल्फा ए को बीटा लिख सकते हो बुक में, तो बीटा बराबर 2 अल्फा। क्लियरली समझ आ जाना चाहिए कि कहाँ से वो आया है। वापस बता देता हूँ, a बराबर एल स्क्वायर, तो डी ए बराबर डिफ्रेंशिएशन किया, l का हो गया 2l, लेकिन किसी और के रेस्पेक्ट में था तो इसलिए क्या हो जाएगा, l का वापस होगा dl। ठीक है, तो यहाँ पर ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, तो समीकरण 2 बट्टे समीकरण 1, समीकरण 2 यानी dA बट्टे a, इधर a क्या है, इधर 2 कौन सा है, 2l dl बट्टे l स्क्वायर, तो l से l कैंसिल हो गया, इधर बन गया 2 dl बट्टे l, dl बट्टे l क्या है, ये वाला अल्फा l डेल्टा t, और 2 का मल्टीपल इधर, और इधर क्या है dA बट्टे a, ये dA बट्टे ओ इस वाला, तो यहाँ से क्लियर समझ आया। स्क्रीन को थोड़ा सा पोज करके और एक बार देखना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अल्फा एल तथा अल्फा वी में संबंध। अभी हमने क्या देखा था, पिछला वाला अल्फा एल और अल्फा ए में संबंध। चलिए, या कुछ बुक्स में लिखा हो सकता है अल्फा तथा गामा में संबंध, समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक लेता हूँ क्यूब, ये क्यूब है, अच्छे से बना लेना, जिसकी सारी भुजाएं L है, तो क्यूब का आयतन क्या होगा, जब सारी भुजाएं बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो L क्यूब, तो V बराबर क्या होगा L क्यूब, तो dV बराबर क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3L स्क्वायर, लेकिन L का फिर होगा dl, 3L स्क्वायर dl। चलिए, ये बात तो समझ में आ गई। अब वही वाला चीज़ हम देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड कर देते हैं, वही चीज़, समीकरण 2 बट्टे समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है, 3L स्क्वायर dl बट्टे ये वाली चीज़ L क्यूब बराबर dV बट्टे V। अब ध्यान दीजिए, dV बट्टे V क्या होता है, dV बट्टे V होता है अल्फा V, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ dV बट्टे V क्या होता है अल्फा V। देखो ये यहाँ से ये कट गया, नीचे L बचा है, तो ये बचा इधर 3dl बट्टे L बराबर dV बट्टे V। अब ध्यान से देखिए इसको, dl बट्टे L को लिख सकता हूँ अल्फा डेल्टा t, और dV बट्टे V को लिख सकता हूँ अल्फा V डेल्टा t। क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 3, इसको लिख सकता हूँ 3 अल्फा L डेल्टा t बराबर लिख सकता हूँ अल्फा V डेल्टा t। डेल्टा t से डेल्टा t कट गया, यानी आ जाएगा 3 अल्फा L बराबर अल्फा V, या फिर 3 अल्फा बराबर गामा, 3 अल्फा बराबर गामा। और यही कारण है कि जो हमने पीछे की स्लाइड्स जो देखी हैं, ये वाली, इसमें 2 अल्फा लिखा हुआ है, अल्फा L 2 टाइम्स, इसमें 3 अल्फा लिखा हुआ है। वो रीजन था कि अल्फा, यहाँ पे एक रीजन आता है वही वाला, अल्फा 2 अल्फा बराबर बीटा और 3 अल्फा बराबर गामा, अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो आई होप ये जो प्रसार है वो आपको कुछ हद तक समझ आया होगा। कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर खास है नहीं, मैथमेटिकल है। अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत पता हो तो ऐसे सवाल आप आराम से कर सकते हो, कोई खास दिक्कत होनी नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक देखिए। अब एक जो स्टार बना के आप लिख देना, गामा या अल्फा भी दोनों एक ही चीज़ है, यानी आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक का मान ताप पर निर्भर करता है। हालांकि कांस्टेंट नहीं है ये, हालांकि अधिक ताप पर या उच्च ताप पर इसका मान नियत हो जाता है, नियत
हो जाता। देखिए ये अल्फा वी लिखा हुआ है इधर, अल्फा वी लिखा हुआ है, ये ऐसे बढ़ रहा है, टेम्परेचर है इधर। अब देखिए ऐसे 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 बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, हायर टेम्परेचर पे गया है। अब देखिए ये वाला अब कांस्टेंट होने लग गया, टेम्परेचर पे बढ़ता है लेकिन हाई जब होता है अब ये कांस्टेंट हो गया। उच्च ताप होता है जैसे 500, ये 600, 1000, 2000 के बाद क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, वरना ताप पे निर्भर करेगा। तो एग्जाम में कई बार नीट वगैरह में सवाल आ सकता है ऐसे 4 ग्राफ के, तो ये ग्राफ इज करेक्ट है क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के दिए जाते हैं ग्राफ वगैरह के सवाल। तो जो अल्फा वी या गामा आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक का मान ताप पर निर्भर करता। कैसे करता है ये ग्राफ से पता चल रहा होगा। ग्राफ का मतलब हमेशा निर्भरता को बताना है। ये आयतन प्रसार गुणांक की कुछ वैल्यू है एल्यूमिनियम के लिए, ये होती हैं, ये होती हैं, ये इंटू है, ठीक है। अब यहाँ से एक बात पता चली, ये कितना है भाई साहब, 7 इंटू 10⁻⁻5। चलते हैं थोड़ा पीछे, 2.5 इंटू 3 कितना होता है, 7.5, लगभग 7, 3 गुना है या नहीं है। तांबे का याद कर लीजिए कितना है 1.7, तो इसका 3 गुना अल्फा भी आना चाहिए, यानी लगभग 5 के करीब आना चाहिए, 5.1 के करीब। देखिए तांबे का दे नहीं रखा है, चलिए दे किसका रखा है, पीतल का। ये कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, यानी 3 गुना कितना, यानी पीतल का उधर 2 होना चाहिए। ये देखो 1.8 लगभग 2 के करीब। लोहे का 1.2 है तो इधर 12 × 36 3.6 3.5 से आसपास होना चाहिए, मतलब 3 के रेंज में। तो उधर देखो लोहा, ये देखो 3.5 के करीब। कहने का मतलब क्या है कि जो भी सारणी, ये बीच में इंटू है सबके, ठीक है ना, ये इंटू 10⁻, है, खाली जगह है। जो भी चीजें आपके लिखी हुई हो ना, क्या यार, जो भी चीजें लिखी हुई हो ना सारणी वगैरह में, उन डेटा को पढ़ना हमेशा। मैं फिजिक्स, कुछ बच्चे जब मैं 12th में भी पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में चार्ज वगैरह के बारे में, तो 1 कूलम चार्ज कितना होता है, तो वह 1000 करोड़ करोड़ या 10,000 करोड़ करोड़ इलेक्ट्रॉन, इस तरह का कोई बड़ा सा डेटा आता है। बच्चों को फील कराता हूँ कि इतने इलेक्ट्रॉन, यानी 1 कूलम चार्ज बहुत बड़ा है, वो डेटा निकाल के बताता हूँ। आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाता हूँ तो उसमें भी डेटा उसको निकाल के बताता हूँ, क्योंकि फिजिक्स अल्टीमेटली फिजिक्स क्या है, तुम्हारे काम का क्या है, ये जो पढ़ा है। अगर तुम इंजीनियर बन गए तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे काम का ये अल्फा वी और ये है, तुम्हारे काम का क्या है, अल्फा वी है, ये चीज़ काम की। क्योंकि मान लेते तुमने कोई रॉड ली है, उसकी लंबाई तुम्हें पता है, स्केल से माप लिए तुम लोगों ने, एल पता है, और टेम्परेचर तुम्हें पता है कि तुमने कितना बढ़ाया है उसका, है ना। और अगर अल्फा भी तुम्हें पता चल जाए तो तुम बता सकते हो कि भाई ये किस हिसाब से बिहेव करेगी, कैसे बढ़ेगी, है ना। यानी अल्फा वी, अल्फा एल, अल्फा बी, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो ये डेटा कैसे वेरी कर रहा है, वहां पे मैंने बता तो दिया कि अल्फा 3 अल्फा बराबर गामा या 3 अल्फा एल बराबर अल्फा बी, बात एक ही है, वॉल्यूम के लिए बात करें, ठीक है, नोटेशन एल और ये वॉल्यूम के लिए। यानी जो भी ये होगा एल वाला, उसका 3 गुना जो है ये आएगा। हमने देखा है कि इसका 3 गुना इससे आता आया है यहाँ पर, है ना। ये सब क्या है, अल्फा एल वाले के 3 गुना है। आप दोनों को सारणियों को बुक में कंपेयर कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि अल्फा बी जो भी आया वो उसका लगभग 3 गुना है। एक्यूरेट 3 गुना है जरूरी नहीं है, लगभग 3 गुना है। एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये सारे। चलिए अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि भाई ये जो झीलें वगैरह जब जम जाती है सर्दियों में 0 डिग्री पे, हमने देखा कि कोई झील जम गई है,
तो जो नीचे ये जानवर वगैरह रहते हैं झीलों में, ये भी बर्फ़ के बीच में जम जाने चाहिए। पूरी की पूरी झील कहने का मतलब जम रही है, क्या हो रहा है? तो ये जानवर वगैरह जो पानी में रह रही हैं, एक्वाटिक लाइफ जो है, ये सर्वाइव कैसे कर रही, जीती कैसे है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर, एक असंगत व्यवहार जो होता है जल का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल का असंगत व्यवहार, जल का असंगत व्यवहार कई बार एग्जाम में सिर्फ ग्राफ पूछा है, कई बार इस पे सवाल आए हैं, तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जल के बारे में बात करूं ना, तो यहां पर देखिए जल का आयतन और तापमान, यानी तापमान, ताप और आयतन में क्या है, ग्राफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आयतन कैसे बढ़ेगा, ये बताया है। तो देखिए सबसे पहले इस बिंदु की बात करूं, y एक्सिस पे x 0 होता है, यानी आयतन वाले एक्सिस पे ताप 0 होगा, यानी यहां पर ताप 0 है, डिग्री सेंटीग्रेड है। बर्फ वाली बात है, 0 पे बर्फ जम जाता है ना, लेकिन आयतन यहां पर इतना है। देखिए अब जैसे जैसे ताप बढ़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, ये है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर अपनी कॉपी में ऐसे लिखना जैसे लिख रहा हूं, जल का आयतन सबसे कम होता है। ध्यान देना, ये काम आएगा। 4 डिग्री पर जल का आयतन सबसे कम होगा। देखिए 4 के बाद फिर बढ़ गया, ये पहले कम हुआ फिर बढ़ गया है ऐसे, और फिर चला गया, यानी 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम होता है। कोई पूछे कि जल का आयतन सबसे कम कब होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। एग्जाम में यही ग्राफ कई बार पूछा हुआ है, कई बार, है ना। तो जल का आयतन और ताप का अगर आपको ग्राफ पूछे तो ऐसे करना है कि 0 पे है तो मान लेते हैं कि आयतन कुछ भी है 2.3 लीटर, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा 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 उसका आयतन क्या होगा, कम होगा 4 तक, फिर बढ़ेगा। होना तो ऐसा चाहिए कि आयतन बढ़ते रहना चाहिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़े वैसे वैसे आयतन को सीधा बढ़ जाना चाहिए। हमने देखा था ना भाई, डेल्टा V प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका आयतन बढ़ेगा। पर जल का मैंने ऊपर लिख दिया असंगत व्यवहार है, यानी टेम्परेचर तो बढ़ा है 0 से 4, लेकिन आयतन कम हो गया है। अब यहाँ पर सर इस कॉन्सेप्ट का यूज आप जलीय जीवों को कैसे बचा सकते हो, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी बता देता हूँ। मैंने बोल दिया 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम, ठीक है। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी आयतन कम होगा तो ऑब्वियसली बात है घनत्व बढ़ेगा। आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है, सबसे ज्यादा घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। आयतन सबसे कम, घनत्व सबसे ज्यादा, यानी 4 डिग्री वाले का घनत्व ज्यादा है तो 0 डिग्री सेल्सियस वाले का घनत्व 4 डिग्री के कंपेयर में कम होगा। 0 डिग्री का घनत्व 4 डिग्री वाले से कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो 4 वाले का है, तो बाकी कोई भी ले लो उसका तो हमेशा कम ही होगा। इसका मतलब 0 वाले का ही कम होगा। 0 पे क्या है, 0 पे बनती है बर्फ, तो बर्फ का घनत्व क्या होगा, 4 डिग्री से कम होता है, और जिसका घनत्व कम होता है वो ऊपर तैरता है, वो ऊपर तैरता है। तो मान लेते हैं ये झील है, इसमें बर्फ जम गई है ना, तो बर्फ वाला पार्ट ऐसे ऊपर तैरता रहेगा।
नीचे जो होगा वो 4 डिग्री वाला या कोई भी और होगा, क्योंकि उसका घनत्व ज़्यादा है। 0 वाले का कम है, 4 वाले का ज़्यादा है, यानी घनत्व हमेशा 0 वाले का इस तरह से कम होगा और कम वाला चीज़ ऊपर तैरता रहेगा। तो नीचे यहाँ पर एक्वाटिक लाइफ है, जानवर है, आराम से ऊपर वाली सतह जो है वही जाएगी, क्योंकि बर्फ जो है 0 डिग्री, हमें क्या लगता है कि बर्फ कठोर है जो है आपका पत्थर की तरह, तो पानी में डालोगे तो डूब जाएगी। पत्थर डालते हैं तो डूब जाता है, लेकिन बर्फ तैरती रहती है। क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। यहाँ पे देख लीजिए, बाकी कोई भी टेम्परेचर पे चले जाओ, 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, वहां पर उसका घनत्व इस तरह से। तो देखो घनत्व वाली चीज बताता हूं, ग्राफ। तो आयतन वाले का जस्ट उल्टा, आयतन वाला ग्राफ ऐसे था ना, तो ये जस्ट उल्टा। 4 पे सबसे ज्यादा घनत्व है, और 4 पे पानी होता है या बर्फ होता है? 4 पे तो पानी होता है साहब, यानी घनत्व ज्यादा होगा तो वो नीचे रहेगा, यानी पानी नीचे रहेगा। जिसका घनत्व कम होता है ना, वो ऊपर तैरता रहता है। देखो 0 पे घनत्व कम है, 0 पे बर्फ होगा और बर्फ जो है ऊपर तैरता रहेगा, तो नीचे जानवर, पेड़ पौधे सब सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि बर्फ तो सिर्फ ऊपर वाली सतह पर तैर रहा है। ये जल का असंगत व्यवहार है। अब ये प्रकृति का नियम भी कह दो कि वो पानी की जीवों को बचाना चाहता है, या भगवान की कोई मर्जी कह दो, उससे ये चला वो अलग बात है, बट ये असंगत व्यवहार होता है, प्रैक्टिकली देखा गया है। तो एग्जाम में अगर आपके पास घनत्व और ताप का अगर ग्राफ आ जाए तो ऐसे बनाना है, किसके लिए? जल के लिए। और अगर आयतन का आ जाए तो ग्राफ बनाना है ये वाला, ऐसे। 4 डिग्री पर आयतन सबसे कम होता है और घनत्व सबसे ज्यादा होता है। यानी अगर मैं 0 डिग्री और 4 डिग्री की बात करूं तो 0 डिग्री पर तो बनेगा बर्फ, तो बर्फ का घनत्व कम होगा, इसलिए आराम से ऊपर वाला ऊपर तैरता रहेगा, नीचे पानी रहेगा, तो जीव जंतु सुरक्षित रहेंगे, वरना मर जाते कब के। चलिए, तो यही पूछा जाता है कि पानी में जलीय जीव कैसे सुरक्षित रहते हैं। तो अगर आप बहुत अच्छा लिखना है तो आप ये दोनों ग्राफ बना दो, टीचर इम्प्रेस कि यार बच्चे को हर चीज़ आती है। ये ग्राफ का मतलब तो आपने बिल्कुल पीएचडी तक बता दी उसको इसकी कि सर ये ऐसे चेंजेज होते हैं और घनत्व का चेंजेज ऐसे होता है। मतलब अगर 0 और 4 का कंपेयर करूं तो 0 पे तो बर्फ होती है, 4 पे तो पानी होता है। तो 0 वाले का, क्योंकि सबसे ज्यादा घनत्व तो होता है 4 वाले का, यानी 0 वाले का कम ही होगा। कम होगा तो कम वाला तो ऊपर रहता है, तो बर्फ ऊपर है, नीचे पानी, आराम से सब मजे से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमने देखा थर्मल एक्सपेंशन, ये आज हमने क्या देखा? थर्मल एक्सपेंशन, तापीय प्रसार के बारे में अध्ययन किया कि भाई थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, कैसे इसको देखा जाता है। तो एक आधा जो भी बचा है वो नेक्स्ट क्लास में आराम से हम लोग कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ, काफ़ी अच्छे, है ना। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल करवाने वाला हूँ। तो तीनों पार्ट जो हमने पढ़े हैं थर्मो के, पहला हीट का, दूसरा टेम्परेचर मेजरमेंट का और तीसरा ये वाला, तो तीनों को अच्छे से देखें। अच्छे से देखने का मतलब है कि आप जो बुक्स वगैरह है उनसे भी थोड़ा कंपेयर करते रहे, उनके सवालों को भी लगाते रहें। चीज़ें हो सकता है थोड़ी टफ भी हो, नए हो, थर्मो एक नया पार्ट है, 11th नई क्लास है आपके लिए, उनको बार बार जो है इन चीज़ों को, रिकॉर्डेड चीज़ों को देखो। आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है उनसे आप इनसे कंपेयर करो, उनसे देखो कि भाई कौन कौन से सवाल मुझसे बन रहे हैं। जो नहीं बन रहे हैं वो डायरेक्टली मुझसे पूछा करो आप, है ना। जितना इंटरेक्शन हमारे लोगों का ज़्यादा रहेगा उतना आप जो है अच्छा सीख पाओगे। इसके जो MCQ दे रखे हैं पार्ट के, उन MCQ को भी ट्राई करें, उनका लेवल काफ़ी अच्छा है, तो आपका ब्रेन काफ़ी बूस्ट होगा। ये ग्राफ वगैरह है, इनको रटे नहीं। जो डेटा जो मैं आज जो डेटा NCERT का लेके आया था, इसको बताने का रीज़न ये नहीं था कि सारणी है। छोटी क्लासों में तो हम सारणी को देखते ही नहीं थे कि कोई बनी हुई होगी। अब हमें समझना है, मैंने कंपेयर करके बताया कि अल्फ़ा V और अल्फ़ा L में ये संबंध है, और देखा कि वो 3 गुना बन रहा था, मतलब वो ऐसे ही उठा के नहीं डाला हुआ है। ये वाला ग्राफ और इसका जस्ट उल्टा ग्राफ बना था घनत्व का। तो ये सारे ग्राफ्स वगैरह, यही कोई कंपटीशन में कोई बाहर से चीज़ें नहीं आती है, इन्हीं चीज़ों को ब्रॉड करके पूछ लिया जाता है। तो थोड़ा पूछे, ये 2-3 बार आया हुआ है ये वाला ग्राफ, और वॉल्यूम वाला भी।
सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी एक नए कॉन्सेप्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।